स्वागत है आपका स्कोप 360 चैनल पर। मैं हूं शिव कुमार यादव। इस वीडियो में हम लोग एयू एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 की प्रिपरेशन में बीएससी केमिस्ट्री का पार्ट 4 समझेंगे। इससे पहले बीएससी केमिस्ट्री में पार्ट 3 तक बना दिया गया है। तो देखिए, एयू एंट्रेंस एग्ज़ाम में यदि आप एयू एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपको बीएससी करना है और केमिस्ट्री की प्रिपरेशन आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी केमिस्ट्री की प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। आज से हम जो केमिस्ट्री की प्रिपरेशन आपको करा रहे हैं वो चैप्टर वाइज होगा। पिछले वीडियो में हमने केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट चैप्टर के नाम डाले हैं और वही इम्पॉर्टेंट चैप्टर मैं यहाँ पर कराने जा रहा हूँ, जिसमें से पहला हमारा जो चैप्टर है वो मोल कॉन्सेप्ट। तो इस वीडियो में मोल कॉन्सेप्ट की जो प्रमुख बातें हैं उसको समझी जाएंगी और नेक्स्ट वीडियो में जो है मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन कराए जाएंगे। मोल कॉन्सेप्ट के कुल आपको 3 वीडियोस दी जाएंगी और अगर आप इन 3 वीडियोस को क्लियर कर लेंगे तो मोल कॉन्सेप्ट से बनने वाले सवालों को आप एंट्रेंस एग्जाम में ज़रूर कर पाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि मोल कॉन्सेप्ट अर्थात मोल जो है शब्द, इसकी परिभाषा क्या है। बहुत ध्यान से आप समझेंगे तो सारी बातें समझ में आएंगी। किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उस पदार्थ के 6.022 गुणित 10⁻23 मोल कण उपस्थित हों, 1 मोल कहलाती है। मतलब किसी पदार्थ की कितनी मात्रा को 1 मोल कहेंगे, किसी पदार्थ की उतनी मात्रा को 1 मोल कहेंगे जितनी मात्रा में उस पदार्थ के कितने मोल कण होने चाहिए, 6.022 गुणित 10⁻23 मोल कण। अब सवाल ये उठता है कि मोल कण क्या होते हैं। तो कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनके मूल कण अणु होते हैं, तो कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनके मूल कण परमाणु होते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनके मूल कण आयन होते हैं। तो यदि जो भी मूल कण होंगे, अणु, परमाणु, आयन, यदि उनकी संख्या उस पदार्थ में इतनी हो जाएगी तो वह पदार्थ की जितनी भी मात्रा होगी हम उसे क्या बोलेंगे, 1 मोल। ये बात ध्यान दीजिए। जैसे एक पदार्थ हम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, CO2, यदि 1 मोल CO2 हम यहाँ बोलने जा रहे हैं तो इसका मतलब CO2 जो है उसके जो मूल कण होते हैं वो अणु होते हैं। तो 1 मोल CO2 का यही अर्थ होगा 6.022 गुणित 10⁻³ CO2 के अणु। यदि 1 मोल हम Na बोलते, Na मतलब सोडियम, धातु, और धातु के जो मूल कण होते हैं वो परमाणु होते हैं। तो इसलिए इसका जो 1 मोल Na का मतलब होगा वो 6.022 गुणित 10⁻23 Na के परमाणु। यदि हम 1 मोल NaCl की बात करेंगे तो चूंकि NaCl जो है वो Na+ और Cl- आयनों से मिलकर बना है, तो 1 मोल NaCl का मतलब होगा 1 मोल Na आयन होगा, Na+ आयन होगा और 1 मोल Cl- आयन होगा। तो इसका मतलब इसमें 1 मोल Na+ आयन है, तो 1 मोल अगर Na+ आयन होगा तो उसकी संख्या इतनी होगी, और 1 मोल Na- आयन होगा तो Cl- आयन होगा तो उसकी संख्या इतनी होगी। तो इस तरह से 1 मोल NaCl का ये मतलब होता है। आई होप कि आप सभी ने मोल की परिभाषा को ज़रूर समझा है। इस वीडियो को आप उन बच्चों को भी शेयर करिएगा जो मोल के क्वेश्चन लगाने से घबराते हैं। हमारे 3 वीडियोस को देखेंगे तो मोल से संबंधित उनकी सारी डाउट्स और सारी परेशानी जो है वो दूर हो जाएगी। यह बात आप ज़रूर ध्यान देंगे। तो मोल की परिभाषा हो जाने के बाद अब हम कुछ और चीज़ों की चर्चा कर लेते हैं। एक बात ध्यान दीजिए, यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप कमेंट में बताइएगा, उस पर भी हम आपको PDF प्रोवाइड करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। हमारी अगली जो डेफिनेशन इसमें समझनी है और जाननी है वो है मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान को अंग्रेजी में हम मोलर मास कहते हैं। और मोलर मास क्या होगा किसी भी पदार्थ का, तो किसी पदार्थ के 1 मोल के ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान को उसका मोलर द्रव्यमान कहते हैं। मतलब कोई भी पदार्थ होगा, यदि उसके 1 मोल का जो द्रव्यमान हो काहे में व्यक्त किया गया हो, ग्राम में, तो वो जो ग्राम में जितना व्यक्त किया गया होगा द्रव्यमान वो उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है। 1 मोल का द्रव्यमान। सवाल ये उठता है, जैसे मान लीजिए हम सोडियम के 1 मोल के द्रव्यमान की बात करें तो हमको ये कैसे पता चलेगा कि सोडियम का इतना ग्राम जो है 1 मोल के बराबर है। तो उसके लिए मैंने यहाँ तीर में एक बात लिखी है, ग्राम में व्यक्त मोलर द्रव्यमान संख्यात्मक रूप से परमाणु द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान और सूत्र द्रव्यमान के बराबर होता है। मतलब कहने का अर्थ ये है, यदि किसी भी आप मतलब पदार्थ का मोलर द्रव्यमान व्यक्त कर रहे हो तो आप उसके, अगर वो परमाणु के रूप में रहता है तो उसके परमाणु द्रव्यमान को जान लो,
आणु रूप में रहता है तो आणविक द्रव्यमान को जान लो, सूत्र रूप में रहता है तो सूत्र द्रव्यमान को जान लो। जैसे सोडियम का मोलर द्रव्यमान जानना है तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान, क्योंकि सोडियम के जो मोल कण होते हैं वो परमाणु होते हैं, तो परमाणु द्रव्यमान 23 होगा। तो क्या बोला है कि मोलर द्रव्यमान संख्यात्मक रूप से परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा, तो 23 यहाँ पर उसका मोलर द्रव्यमान भी होगा, लेकिन उसके आगे क्या लगाएंगे, ग्राम, तो 23 ग्राम सोडियम का मोलर द्रव्यमान हो जाएगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का वो उसके मोलकण अणु होते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का अणुभार जो है वो 44 होता है, तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का जो मोलर द्रव्यमान होगा वो 44 ग्राम होगा। तो कुल मिलाकर किसी भी पदार्थ का जो परमाणु भार या अणु भार या आयन भार होगा उतने ही संख्या को यदि हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो उस पदार्थ का वो मोलर द्रव्यमान होगा। आई होप आपने समझा जरूर है। जैसे जल का जो अणु भार होता है वो 18 होता है, तो उसको ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे तो ये जल का मोलर द्रव्यमान कहलाएगा। तो आई होप कि आपने इस बात को भी अच्छे से समझ लिया है। नेक्स्ट हमारा है बच्चा मोलर आयतन। मोलर आयतन को अंग्रेजी में हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं। तो क्या है इसकी परिभाषा, किसी पदार्थ का एक मोल जो आयतन ग्रहण करता है वह उस पदार्थ का मोलर आयतन कहलाता है। मतलब कोई पदार्थ है उसका एक मोल जितना आयतन घेरेगा, जितना स्थान घेरेगा, वो उस पदार्थ का एक मोलर आयतन कहलाएगा। अब यहाँ पर ये लिखा है कि पदार्थ का मोलर आयतन ताप व दाब पर निर्भर करता है। यदि आप पदार्थ का ताप बढ़ा रहे हो या उस पर प्रेशर बढ़ा रहे हो तो उसके मोलर द्रव्यमान में चेंजेस आ सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, बदल सकता है उसका मोलर द्रव्यमान। एनटीपी या एसटीपी पर किसी भी पदार्थ का मोलर द्रव्यमान में बोला मोलर आयतन, एनटीपी या एसटीपी पर किसी भी पदार्थ के मोलर आयतन का जो मान होता है 22.4 लीटर। मतलब कोई भी पदार्थ है यदि उसका एक मोल का आयतन आप एनटीपी या एसटीपी पर ज्ञात कर रहे हैं तो 22.4 लीटर होगा। मतलब जैसे CO2 के एक मोल का आयतन 22.4, हाइड्रोजन के एक मोल का आयतन 22.4। मतलब किसी भी पदार्थ के एक मोल का आयतन जो है एनटीपी और एसटीपी पर, ताप आप बढ़ाओगे तो अलग हो जाएगा, एनटीपी और एसटीपी पर जो होगा वो आपका हो जाएगा 22.4 लीटर। एनटीपी और एसटीपी का मतलब क्या है, एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, एसटीपी का स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। यदि ये बात समझ में आई हो तो हम आगे बढ़ते हैं। इतनी परिभाषाओं को क्लियर कर लेने के बाद अब हम इस चैप्टर में 3 फार्मूले क्लियर करेंगे और 3 फार्मूले से जितने भी मोल के क्वेश्चन हम सब सॉल्व कर डालेंगे। तो आपको 3 फार्मूले ज़रूर याद रखने हैं। पहला, मोलों की संख्या बराबर ग्राम में भार बटा मोलर द्रव्यमान। मतलब किसी भी पदार्थ का ग्राम में भार दिया जाएगा तो हम उसमें से मोलों की संख्या निकाल सकते हैं। तो याद रखिएगा मोलों की संख्या बराबर ग्राम में भार बटा मोलर द्रव्यमान। दूसरा लिखा है पदार्थ में मोल कणों की संख्या। अब मोल कण अणु, परमाणु और आयन होते हैं। तो पदार्थ में मोल कणों की संख्या बराबर मोलों की संख्या गुणित अवोगाद्रो संख्या। देखो इसको आप इस तरह से याद कर लो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। गुणा कर रहा है, इसके नीचे जाएगा भाग करेगा, तो मोलों की संख्या बराबर पदार्थ में मोल कणों की संख्या बटा अवोगाद्रो संख्या। अवोगाद्रो संख्या मतलब एक मोल में जितना मतलब कि कण होता है वो ये अवोगाद्रो संख्या के बराबर होता है, 6.022 × 10⁻23। ठीक है। उसके बाद मोलों की संख्या एनटीपी पर आयतन लीटर में अगर आयतन दिया है और बटा 22.4। तो इस तरह से 3 फार्मूले आप याद रखेंगे। अगर आप ये 3 फार्मूले याद रखते हैं तो हम मोल के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। उसके अलावा एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर ध्यान दीजिए, ये याद रखिए, परमाणु भार का मतलब होता है किसी भी तत्व के एक परमाणु का भार। अणु भार का मतलब होता है किसी भी तत्व के एक अणु का भार। और ग्राम परमाणु भार का अर्थ होता है 1 मोल। यदि ग्राम परमाणु भार लिखा है तो 1 मोल, ग्राम अणु भार लिखा है तब भी 1 मोल। ध्यान दीजिए, परमाणु भार एक परमाणु का भार होता है, अणु भार एक अणु का भार होता है, लेकिन ग्राम परमाणु भार को हम 1 मोल कहते हैं। मतलब 6.022 × 10⁻23 परमाणु का भार एक ग्राम परमाणु बोला जाएगा भार। ठीक है। और ग्राम अणु लिखा है तो उसका भी यही अर्थ होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।